एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे कार्नोट इंजन के बारे में। एंट्रोपी के बारे में पढ़ चुके हैं कि एंट्रोपी का चेंज फेज ट्रांसफर में कैसे कैलकुलेट करते हैं और बाकी अदर प्रोसेस में आइसोबारिक आइसोकोरिक में कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब कार्नोट इंजन जो बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स ने ये बोला था कि आप जितना हीट दे रहे हो उतना उतना वर्क हो रहा है। मतलब फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स 100% एफिशिएंसी को बता रहा था कि आप जितनी हीट दोगे सिस्टम उतना ही उतना वर्क में कन्वर्ट होगी, जितनी हीट दे रहे हो उतना का उतना वर्क हो रहा है, यानी कि 100% एफिशिएंसी को बता रहा था। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए हीट इंजन टू वर्क विद 100% एफिशिएंसी, ठीक है। बट ए हीट इंजन इज पॉसिबल विच कन्वर्ट यूटिलाइज हीट कंप्लीटली इनटू वर्क। सेकंड लॉ ये बता रहा है कि 100% एफिशिएंसी का इंजन बनाना इम्पॉसिबल है, बट ऐसा हीट इंजन पॉसिबल है जो यूटिलाइज हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रखे। यूटिलाइज हीट का मतलब क्या है, आपने कुछ सम अमाउंट ऑफ हीट दिया सिस्टम को, लेकिन उसने उसका पूरा इस्तेमाल नहीं करा वर्क करने के लिए, कुछ पार्ट उसका इस्तेमाल करा वर्क करने के लिए। उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो कार्नोट इंजन बताएगा, ठीक है। आपने माना कि 100 जूल हीट दिया, भाई हमें 100 जूल हीट दी, लेकिन सिस्टम ने 80 जूल यूटिलाइज करी है वर्क करने के लिए, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई कि जो कन्वर्ट हो रहा है हीट इंजन क्या कर रहा है, ऐसा हीट इंजन पॉसिबल है जो यूटिलाइज हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर रखे। जितना वो यूज करेगा हीट को, यानी कि जितनी अवेलेबल हीट वो यूज कर रहा है उसको वर्क में कंप्लीटली कन्वर्ट कर देगा। जो वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी। तो कार्नोट इंजन से हम पता लगाएंगे वर्क कितनी उसने हीट एब्जॉर्ब करी, जितनी हमने हीट दी थी उसमें से नेट उसने हीट कितनी एब्जॉर्ब करी, उतना ही तो वर्क करेगा। सिस्टम जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा उतना ही तो वर्क करेगा, ठीक है। तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो कार्नोट साइकिल में 4 प्रोसेस है। पहला है चारों कार्नोट साइकिल पूरा क्या रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसके अंदर 4 प्रोसेस हो रहे हैं। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपांशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन और आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन, सॉरी एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन, एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक हीट इंजन ले रखा है जिसको हम क्या दे रहे हैं, ये पीवी ग्राफ है, ठीक है। इसमें 4 प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस इसको बता रहा है ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल को, कि मैं ए से बी जा रहा हूं, वो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन है, ठीक है। फिर बी से सी जा रहा हूं, वो मेरा क्या है एडियाबैटिक रिवर्सिबल, एडियाबैटिक बी से सी क्या होगा एडियाबैटिक एक्सपांशन, सी से डी क्या हो जाएगा आइसोथर्मल कंप्रेशन और डी से वापस एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक हीट इंजन ले रखा है, उसको जब मुझे ए से बी कराना है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन कराना है, ठीक है। तो पहला प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है। आइसोथर्मल एक्सपांशन, जब आइसोथर्मल एक्सपांशन कराना है इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर में चेंज क्या रहना चाहिए 0, ठीक है। जब टेम्परेचर में चेंज 0 रहना है तो मैं जो मेरा हीट इंजन है उसको मैं कहां पे रख रहा हूं, उस बॉडी में रख रहा हूं जहां पे टेम्परेचर में चेंज 0 रहे। जब ए से बी जा रहे हैं टेम्परेचर में चेंज 0 है, T2 से T2। जब आप आइसोथर्मल एक्सपांशन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डेल्टा ई तो 0 हो गया भाई। जब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा ई 0 और डेल्टा एच भी क्या होता है 0, तो आपका क्या आ जाएगा Q बराबर क्या आता है माइनस W के बराबर, यही तो आता है। तो क्या करेगा आइसोथर्मल एक्सपांशन के लिए सिस्टम क्या करेगा हीट एब्जॉर्ब करेगा और वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। एक्सपांशन में क्या होता है वर्क डन बाय सिस्टम होता है और Q अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है। तो जो मेरा हीट इंजन है वो यहाँ पे क्या है, जो इनिशियल हीट है, जो सोर्स ऑफ हीट है मेरा वो क्या है Q2। सोर्स ऑफ हीट क्या है यहाँ पे भाई, जब सिस्टम एक्सपांशन स्टार्ट कर रहा था ए से, तो उसने क्या करा Q2 अमाउंट ऑफ हीट क्या करा है एब्जॉर्ब करा है। सोर्स ऑफ हीट ये हीट रिजर्वियर, तो जहां से सिस्टम एक्सपांशन शुरू कर रहा है तो क्या करेगा आइसोथर्मल एक्सपांशन के लिए हीट चाहिए। तो जब ए पॉइंट पे जो सिस्टम की हीट कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है Q2, यानी कि Q2 सोर्स है मेरा, Q2 क्या है मेरा एक सोर्स है, वहां से क्या करेगा हीट एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम, ठीक है। तब यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे कि कितना आएगा वर्क। तो हमें पता है कि आइसोथर्मल एक्सपांशन के लिए वर्क क्या आता है, तो सिस्टम ने क्या करा Q2 अमाउंट हीट एब्जॉर्ब करा है और क्या करा W1 क्या करेगा वर्क करेगा। जो Q2 था मेरा वो यहाँ पे सोर्स है, सोर्स ऑफ हीट है, सोर्स ऑफ हीट मेरा क्या है Q2 है, तो वर्क कितना करेगा W1। पहला प्रोसेस हो रहा है A से B,
तो उसमें क्या गया, वर्क कितना होगा, उसको W1 बोल रहे हैं, ठीक है। तो आइसोथर्मल एक्सपांशन में क्या होता है, Q2 इक्वल टू माइनस W1, और रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क क्या कैलकुलेट करते हैं, nRT, टेम्परेचर क्या है, T2 है, ln V2 बाय V1, V2 से V1 से V2 एक्सपांशन हो रहा है तो ln V2 बाय V1 आ गया। टेम्परेचर क्या है आपका, T2 है, ठीक है। तो आपका W1 क्या आ जाएगा, Q2 इजिकल टू क्या आ गया, ये आ जाएगा W1 क्या है आपके नेगेटिव में माइनस nRT2 ln V2 बाय V1, ठीक है। तो आपको वर्क क्या आएगा, एक्सपांशन में वर्क क्या आता है आपका, नेगेटिव आता है, ठीक है। और एंट्रोपी क्या होती है, Q अपॉन T2, तो ये आपकी क्या है, हीट क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो nRT2 ln V2 बाय V1, और नीचे क्या है T2 से T2 कैंसिल हो गया, तो एंट्रोपी में चेंज क्या आ गया, nR ln V2 बाय V1, ओके। तो पहला जो प्रोसेस था आइसोथर्मल एक्सपांशन में, अब सिस्टम वर्क कर रहा है, तो फ्री एनर्जी में चेंज क्या आ जाएगा, W के बराबर, डेल्टा G1 किसके बराबर आ जाएगा, W के बराबर। फ्री एनर्जी में चेंज आगे आएगा तो W के बराबर क्यों होता है वो हम आगे देखेंगे। तो आइसोथर्मल एक्सपांशन में क्या हुआ, टेम्परेचर में चेंज 0, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज 0, एंथैल्पी में चेंज 0 हो गया। तो आप जिस सिस्टम जो हीट एब्जॉर्ब करेगा उतने क्या करेगा, वर्क करेगा। तो Q2 अमाउंट ऑफ सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो वर्क क्या हो रहा है, W1, ठीक है। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन में वर्क क्या होता है, माइनस nRT ln V2 बाय V1 होता है, तो ये वर्क आ गया। वर्क नेगेटिव है तो हीट क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव आएगी। और एंट्रोपी क्या होता है, हीट अपॉन टेम्परेचर, कितनी हीट एब्जॉर्ब करी, तो nRT2 ln V2 बाय V डिवाइड बाय T2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, एंट्रोपी में चेंज आ जाएगा, और डेल्टा G1 क्या आ जाएगा, W1 के बराबर आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपांशन। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, एडियाबैटिक एक्सपांशन। जब B से C आ रहा हूं, B से C आ रहा हूं, ठीक है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, T2 से T1 हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, T2 से T1। एडियाबैटिक एक्सपांशन में पता है कि जब भी एडियाबैटिक एक्सपांशन होता है टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो T2 क्या था मेरा, ग्रेटर देन T1 था, ओके। तो एडियाबैटिक एक्सपांशन में क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है मेरा, ठीक है। एडियाबैटिक एक्सपांशन का मतलब क्या हुआ, Q 0 हो रहा है। जब मैं B से C आ रहा हूं तब क्या हो रहा है, हीट में एक्सचेंज 0 हो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट इंजन को उठा के, A से B तो क्या था, आइसोथर्मल था, अब B से C मुझे एडियाबैटिक एक्सपांशन कराना है। हीट इंजन को मैं कहां पे रखूंगा, एक इंसुलेटेड बॉडी में रखूंगा, जहां पे क्या होगा, हीट का एक्सचेंज 0 हो रहा होगा, वहां रखूंगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या होगा, जब हीट में एक्सचेंज 0 होता है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज किसके बराबर आएगा, W के बराबर, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस हो रहा है, तो सेकंड प्रोसेस में ये हो गया। डेल्टा ई क्या होता है आपका, एंड सीवी फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर क्या है आपका T1 और इनिशियल क्या है T2। बट हमारी आदत क्या है, डेल्टा टी लिखने की। डेल्टा टी क्या होता है, T2 माइनस T1। जब मैं इसको T2 माइनस T1 करूंगा तो बाहर क्या आ जाएगा, नेगेटिव एनसीवी T2 माइनस T1, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, डेल्टा E2, यही आपका क्या होगा, W2, ओके। डेल्टा H2 क्या हो जाएगा, डेल्टा H2 भी क्या हो जाएगा, माइनस का एनसीपी T2 माइनस T1, ठीक है। माइनस क्यों आया, पता चल गया आपको, जब T1 माइनस T2 था उसको मैंने T2 माइनस T1 करने के लिए जब आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब एंट्रोपी क्या आएगी, एंट्रोपी क्या होता है, Q बाय T। तो आपकी जो हीट है वो तो 0 है, तो एंट्रोपी भी क्या आ गई, 0। भाई हीट का ट्रांसफर ही नहीं हो रहा, तो एंट्रोपी क्या आ गई, 0 आ गई। W आ गया, इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी आ गई। और जब ठीक है, W2 किसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये क्या आ गया, सेकंड प्रोसेस के लिए जब आप एडियाबैटिक एक्सपांशन करा रहे हो तब इंटरनल एनर्जी में चेंज, एंथैल्पी में चेंज, एंट्रोपी में चेंज 0 हो गया। वर्क किसके बराबर आ गया, एन माइनस एन सीवी T2 माइनस T1 के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका, थर्ड प्रोसेस क्या था, जब आप C से D आ रहे हो तब ये क्या हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो थर्ड प्रोसेस क्या हो जाएगा,
आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होगा, टेम्परेचर में चेंज जीरो है, T1 से T1 ही रह रहा है, टेम्परेचर में चेंज जीरो, टेम्परेचर में चेंज जीरो होगा तो आपका डेल्टा E3 भी क्या हो गया, जीरो, डेल्टा H3 भी क्या हो गया, जीरो, थर्ड प्रोसेस के लिए। तो अब कंप्रेशन में क्या होता है हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है और वर्क ऑन द सिस्टम होता है। तो सिस्टम ने क्या करा, हीट रिलीज करा, तो सिस्टम ने जो हीट रिलीज करी वो मेरी क्या है, Q1, हीट रिलीज टू द सिंक। अब आइसोथर्मल कंप्रेशन कराना है तो आपको जो हीट इंजन है उसको इंसुलेटेड बॉडी से हटा के सिंक में रखोगे, आप सिंक में रखोगे, वहां पे क्या होगा, अब सिस्टम क्या कर रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन कर रहा है, ठीक है। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज जीरो हो गया, तो सिस्टम आपकी यहां पे जो क्या है, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होगा, तो टेम्परेचर में चेंज जीरो, डेल्टा ई जीरो हो गया, तो मेरा क्या जाएगा, Q बराबर W, ओके। अब कंप्रेशन में क्या हो रहा है, कंप्रेशन में क्या होता है, हीट रिलीज होती है, तो क्या आएगा, नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। कंप्रेशन में क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, तो वर्क क्या हो गया आपका पॉजिटिव और हीट क्या होगी, रिलीज। तो जो हीट रिलीज हुई इसको क्या बोल रहे, Q1, वर्क क्या हो गया, थर्ड W3 हो गया। तो सिस्टम ने क्या करा, Q1 अमाउंट ऑफ हीट क्या करा, रिलीज, हीट रिलीज टू द सिंक, हीट रिलीज टू द सिंक, सिंक बोलो या सराउंडिंग बोलो एक ही बात है। तो सिस्टम ने क्या करा, जब C से D आप आ रहे हो तो आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होता है, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, हीट रिलीज किसको कर रहा है, सिंक को। कितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर रहा है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट क्या कर रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो हमारा वर्क क्या होता है कंप्रेशन का, nRT/ln, अब फाइनल वॉल्यूम क्या है, V4, D तक आ रहे हो, V4 हो गया, तो V4/V3, ये आपका आ गया W। तो W आपका क्या आएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे, आप वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा एंड में, और Q1 क्या आएगी आपकी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो एंट्रोपी क्या आ गई आपकी, एंट्रोपी क्या आएगी, Q1 अपॉन क्या है, टेम्परेचर आपका T1, तो यहां पे ये आपका टेम्परेचर क्या है, T1 है, T1 टेम्परेचर भी तो क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, माइनस nRT/ln V4/V3। तो एंट्रोपी क्या आ जाएगी, माइनस का Q1 अपॉन T1, तो हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो माइनस Q1 क्या आ जाएगा ये आपका, तो हीट एंट्रोपी क्या आ गई यहां पे, nRT/ln V4/V3 अपॉन T1, तो क्या आ गया, माइनस nR/ln V4/V3। तो ये आपका क्या आ गया, एंट्रोपी आ गई थर्ड प्रोसेस के लिए, ओके। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में आप देख रहे हो, जो आपने पहले प्रोसेस पढ़े थे आइसोथर्मल कंप्रेशन में कैसे वर्क निकालते, वही तो हो रहा है ना, यहीं पे हम प्रोसेस करा रहे हैं, वैसे आपको वर्क कैलकुलेट करना है जैसे पहले कैलकुलेट करे थे आइसोथर्मल और आइसोबारिक के लिए। अगला प्रोसेस क्या आएगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन। अगला प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या हो रहा है, एडियाबैटिक का मतलब क्या हो गया, अब वापिस सिस्टम क्या कर रहा है, डी से ए की तरफ जा रहा है, T1 से T2। एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या हुआ, Q तो जीरो हो गया आपका, ठीक है। एडियाबैटिक का मतलब क्या हो गया, हीट का एक्सचेंज तो होगा नहीं अब, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, डेल्टा ई किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा E4 बराबर W4। डेल्टा E4 क्या है आपका, NCV, फाइनल टेम्परेचर क्या है T2, इनिशियल क्या है T1, तो T2 माइनस T1, ये आपका क्या आ गया, डेल्टा E4, यही आपका क्या होगा, W4। डेल्टा H4 क्या आ जाएगा, NCP T2 माइनस T1, और एंट्रोपी में चेंज क्या आ गया, जीरो आ गया, क्योंकि हीट में चेंज जीरो हो गया, तो एंट्रोपी में क्या हो गया, एंट्रोपी भी आपकी क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। तो आपने क्या करा, चारों प्रोसेस के लिए W और वर्क निकाला है, डेल्टा E निकाला है, डेल्टा H निकाला है, ठीक है। अब देखते हैं कि इस पूरे सिस्टम ने वर्क कितना करा है, W नेट कितना हुआ है टोटल, W नेट क्या होगा, जितना जितना वर्क करा है W1 प्लस W2
प्लस W3 प्लस W4, जो चारों प्रोसेस में जो वर्क हुआ है आप उनको ऐड कर दोगे, वही तो आपका क्या आएगा, W नेट आएगा। तो आपका क्या हुआ था, W नेट क्या था, W1 क्या आया था आपका, माइनस nRT2ln V2 बाय V1, ठीक है। W2 क्या आया था आपका, माइनस का NCV डेल्टा T, यही तो आया था। और W3 क्या आया था, माइनस nRT1ln V4 बाय V3, और W4 क्या है आपका, प्लस NCV डेल्टा T, ओके। तो ये देखो, ये प्लस की और ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, तो आपको क्या बचा, माइनस nRT2ln V2 बाय V1, और ये क्या आ गया, माइनस nRT1ln V4 बाय V3, ठीक है। ये आ गया आपका W नेट। अब इस पूरे को मैं क्या करता हूं, माइनस से कर देता हूं मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको माइनस से करने पे क्या आ जाएगा, माइनस का W नेट इक्वल टू ये प्लस और ये प्लस हो जाएगा। एन क्या ले रखे आपने, 1 मोल गैस की बात हो रही है यहाँ पे, पूरे प्रोसेस में 1 मोल ले रखा है, एन की वैल्यू 1 हो गई, RT2ln V2 बाय V1 प्लस RT1ln V4 बाय V3। अब आप देखो ये क्या है, V1 है, V1 बाय V4 या V2 बाय V3 बराबर होंगे, या ऐसे बोल दो भाई V1 से V2 और V3 से V4, जो आपका ये वॉल्यूम आ रहा है V1 बाय V4 और V2 बाय V3, इसको आएगी क्या है, सेम है लगभग। आप क्या लिख सकते हो कि V1 बाय V4 इक्वल टू V2 बाय V3, V2 बाय V3, ये ऑलमोस्ट इक्वल है आपके, V1 बाय V4 और V2 बाय V3 इक्वल है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, V3 बाय V4 इसके बराबर आ जाएगा V2 बाय V1 के बराबर। V3 को यहां ले जाओ, V1 नीचे आएगा, तो V3 बाय V4 की जगह क्या दे सकते हैं, V2 बाय V1। तो इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, इन्वर्स कर दूं, तो क्या आ जाएगा, माइनस W नेट बराबर क्या आ जाएगा, RT2ln V2 बाय V1। जब ये इन्वर्स होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस RT1ln V3 बाय V4, और V3 बाय V4 की जगह क्या रख दूंगा मैं, V2 बाय V1। तो माइनस W नेट बराबर क्या आ गया आपका, RT2ln V2 बाय V1 माइनस RT1ln V2 बाय V1। अब इसमें देखोगे आप ln V2 बाय V1 कॉमन आ जाएगा, R ln V2 बाय V1 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचा आपका, तो आपका W नेट क्या आ जाएगा, माइनस W नेट R T2 माइनस T1, क्या बचा T2 माइनस T1, और ln V2 बाय V1 क्या आ गया आपका, कॉमन आ गया। तो ये आपका W नेट क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। इस पूरे प्रोसेस का W नेट आ गया कि इस पूरे प्रोसेस में वर्क कितना हुआ है, ठीक है। और जब आपको Q नेट पूछेगा तो Q नेट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो W नेट क्या आ गया आपका, माइनस का W यहां भी लगा, ये माइनस में तो आया आपका W नेट, क्योंकि ओवरऑल प्रोसेस में क्या हो रहा है, साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, ओवरऑल ये साइक्लिक चल रहा है, वो भी क्लॉकवाइज। जब आपका साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज चलता है तो वर्क क्या आता है आपका, नेगेटिव में आता है। तो क्या हो जाएगा, RT2 माइनस T1 ln V2 बाय V1। अब आगे कैलकुलेट करते हैं कि नेट हीट Q नेट कितना आएगा, कितना हीट एब्जॉर्ब करा है सिस्टम ने, कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ है इस हीट इंजन में, वो कैलकुलेट करते हैं। अब आपकी Q नेट कितना आएगा, सिस्टम ने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी, वो हमें कैलकुलेट करना है कि हमने Q2 अमाउंट तो हीट लिया था, तो टोटल उसमें से हीट एब्जॉर्ब कितनी हुई। तो Q नेट क्या आ जाएगा, Q2 प्लस Q1 कर दूं, तो Q2 हीट क्या थी मेरी, जब स्टार्टिंग में जो सिस्टम पहला प्रोसेस हमारा क्या था, आइसोथर्मल एक्सपांशन था, उसमें क्या हुई थी, हीट एब्जॉर्ब हुई थी। और जबकि सेकंड प्रोसेस क्या था, सेकंड और फोर्थ प्रोसेस तो एडियाबैटिक थे, जहां पे हीट का एक्सचेंज तो जीरो था। जो थर्ड प्रोसेस था,
जो आइसोथर्मल कंप्रेशन था वहां पे क्या हुआ था, हीट रिलीज हुई थी टू द सिंक। तो कितनी हीट रिलीज हुई थी, -Q1। तो उसको मैं विद साइन रखूंगा तो क्या आ जाएगा, Q2 माइनस Q1। भाई Q2 तो क्या था, हीट एब्जॉर्ब करी थी, और माइनस Q1 जो Q1 था वो रिलीज करी थी, तो क्या लिख दिया, माइनस का Q1। तो आप Q2 की वैल्यू रख दो, क्या है RT2 ln V2 बाई V1, और माइनस का जो Q1 है किसके बराबर, माइनस Q1 किसके बराबर है, प्लस का RT1 ln V4 बाय V3। ठीक है, RT2 ln V2 बाय V1। अब इसको आप इन्वर्स करोगे तो माइनस आ जाएगा, RT1 ln V3 बाय V4, और V3 बाय V4 को हम क्या लिख सकते हैं, V2 बाय V1। तो RT2 ln V2 बाय V1 माइनस RT1 ln V2 बाय V1। तो यहां से आपका Q नेट कितना आ गया, RT2 माइनस T1 ln V2 बाय V1। ये आपका क्या आ गया, Q नेट। तो आप देखो जो वर्क था वो भी मेरा क्या था, यही था। हमने क्या कहा था, जितना वर्क होगा उतनी तो हीट एब्जॉर्ब होगी, या जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी उतना ही तो वर्क होगा। तो हमारा वर्क डन कितना हुआ था, माइनस का आया था, वर्क W नेट क्या था, माइनस था। तो हमें ये पता था कि जो Q नेट आएगा वो ये आएगी, लेकिन पॉजिटिव में आएगा। तो हमने इसको प्रूव भी कर दिया, जो हमारी Q नेट आया है वो भी सेम क्वांटिटी आई है बट पॉजिटिव में आएगा। तो कार्नोट इंजन में हमने ये पता लगा दिया कि हम जितनी हीट दे रहे हैं तो वर्क डन बाय द एक्सपांशन हो रहा है, जो वर्क डन हो रहा है टोटल जो वर्क हो रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव में हो रहा है। तो हम जो हमारी जो टोटल हीट कितना यूज आई है, Q2 तो हमने दी थी, Q1 सिंक में चली गई, तो टोटल हीट एब्जॉर्ब कितनी हुई, वही तो ये Q नेट को बता रहा है। सिस्टम ने हमें क्या बोला था स्टार्टिंग में कि जो जितना हम हीट दे रहे हैं उसको कंप्लीटली वर्क में कंप्लीट नहीं कर सकते, मतलब 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है। बट हमने ये कहा था कि सिस्टम जितनी हीट यूटिलाइज कर रहा है वो कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट होगी। तो सिस्टम ने कितनी हीट यूटिलाइज करी, हमने कितनी दी, Q2 दी थी और Q1 उसने सिंक में दे दी। तो इनका जो डिफरेंस होगा उतनी तो सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब करी है या हीट काम में ली है। तो सिस्टम ने कितनी हीट काम में ली, Q2 माइनस Q1 करूंगा उतनी तो उसने हीट काम में ली Q नेट, वही मेरा क्या आएगा, वर्क के बराबर आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जब वो क्लॉकवाइज हो रहा है तो W नेट क्या होगा, नेगेटिव में आएगा, और तो वर्क और हीट कितनी आएगी, Q नेट कितना होगा उतनी क्वांटिटी, लेकिन वो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो यहां से हमने क्या निकाल दिया, W नेट निकल गया और Q नेट निकल गया। अब आगे डेल्टा E, डेल्टा H और डेल्टा S की बात करते हैं कि वो क्या होगा। अब बोलना, अब बात करते हैं टोटल डेल्टा E नेट। डेल्टा E नेट क्या होगा, डेल्टा E1 प्लस डेल्टा E2 प्लस डेल्टा E3 प्लस डेल्टा E4। तो हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 होता है। तो हमारा जो प्रोसेस 1 था और प्रोसेस 3 दोनों क्या थे, आइसोथर्मल थे, तो वहां पे इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 हो गया। और E2 क्या आया था हमारा, माइनस का NCV डेल्टा T, और E4 क्या आया था, प्लस का NCV डेल्टा T। तो दोनों क्या हो गया, एक प्लस और नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया। तो ये प्रूव हो गया कि डेल्टा E नेट क्या हो गया आपका, 0। तो पहले क्या बताया था कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए, कोई भी प्रोसेस साइक्लिक होता है उसके लिए स्टेट फंक्शन का अगर साइक्लिक इंटीग्रेट करते हैं हम, तो चेंज क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब क्या होगा, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए अगर यहाँ बात करूं डी की, 0 आएगा। ये हमारा क्या साइक्लिक प्रोसेस ही था, ए से शुरू होकर वापस ए पर आ रहे थे, बट बीच में क्या हुआ, स्टेट चेंज होती हुई। साइक्लिक प्रोसेस किसे बोलते हैं कि प्रोसेस जो स्टार्ट हो रहा है ए से वो वापस इनिशियल स्टेट में आ रहा है, बट थ्रू आउट द सीरीज चेंज, बीच बीच में क्या हो रहा है, उसकी चेंज आ रहा है स्टेट में। कोई भी सिस्टम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होके वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ रहा है, लेकिन बीच बीच में उसने अपनी स्टेट चेंज करी हो, उसको हम क्या बोल रहे हैं, साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो साइक्लिक इंटीग्रल होता है, ये किसको बता रहा है, साइक्लिक इंटीग्रल को बता रहा है। तो किसी भी प्रोसेस में अगर साइक्लिक इंटीग्रल हो रहा है तो स्टेट फंक्शन है उसका क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा ई क्या आ गया, हमारा 0 आ गया। इसी तरह डेल्टा एच नेट क्या होगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4। ठीक है, तो जहां जहां पे एडियाबैटिक प्रोसेस था, नहीं सॉरी, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एंथैल्पी में चेंज क्या हो जाएगा, 0। तो 1 और थर्ड प्रोसेस क्या थे मेरे, आइसोथर्मल थे, इनके लिए 0 हो गया। सेकंड प्रोसेस में क्या था, माइनस NCP डेल्टा T, और 4 में क्या था, प्लस का NCP डेल्टा T। तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया।
जीरो, तो आपका डेल्टा एच नेट भी क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, अब एंट्रोपी की बात, अब डेल्टा एच नेट क्या आएगा पूरे प्रोसेस के लिए, डेल्टा एच नेट क्या आएगा, डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री प्लस डेल्टा एच फोर। तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस थे वहां पे क्या हो रहा था, हीट में एक्सचेंज जीरो हो रहा था, उसकी एंट्रोपी भी क्या थी, जीरो थी। तो एडियाबैटिक प्रोसेस आपको कौन सा था, एक सेकंड प्रोसेस और फोर्थ प्रोसेस, तो उसके लिए एंट्रोपी क्या होगी, जीरो होगी। डेल्टा एच नेट क्या आएगा आपका, एस वन क्या आया था आपका, एन आर आर टी टू एल एन, सॉरी आर एल एन वी टू बाय वी वन, और डेल्टा एच थ्री क्या आया था आपका, माइनस का क्यू वन अपॉन टी वन था। ठीक है, तो माइनस क्यू वन क्या था आपका, प्लस का एन आर टी वन एल एन वी फोर बाय वी थ्री, यही तो था आपका। माइनस क्यू वन किसके बराबर था, एन आर टी वन एल एन वी फोर बाय वी थ्री के, टी वन नीचे था, टी वन से टी वन कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा था आपका, आर एल एन वी फोर बाय वी थ्री। आप इसको रिवर्स करोगे तो क्या आएगा, आर एल एन वी टू बाय वी वन माइनस का आर एल एन वी थ्री बाय वी फोर, और आपको पता है कि वी थ्री बाय वी फोर को हम क्या लिख सकते हैं, वी टू बाय वी वन। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे आर, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, वी थ्री बाय वी फोर को क्या लिख सकते हैं, वी टू बाय वी वन, वी टू बाय वी थ्री बाय वी फोर को क्या लिख सकते हैं, वी टू बाय वी वन। जब यहाँ पे वी टू बाय वी वन आएगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका टोटल एंट्रोपी चेंज क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, तो हम एक चीज हमने ये भी पढ़ी थी कि साइक्लिक इंटीग्रल पढ़ा था साइक्लिक प्रोसेस के लिए, साइक्लिक रूल पढ़ा था ना। साइक्लिक रूल में क्या पढ़ा था कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस हम कैरी आउट करा रहे हैं, उस साइक्लिक प्रोसेस के लिए जितने भी स्टेट फंक्शन है, अगर हम उनका साइक्लिक इंटीग्रल करेंगे उसमें जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, टोटल जीरो। तो आपने देखा कि हमने एक कार्नोट साइकिल था, वो क्या था, साइक्लिक प्रोसेस था और रिवर्सिबल ही था। साइक्लिक प्रोसेस विद रिवर्सिबली कैरिड आउट कर रहे थे। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए जितने भी स्टेट फंक्शन है उनमें जो नेट चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो, एंथैल्पी में जीरो, एंट्रोपी में जीरो आ रहा है। लेकिन जो पाथ फंक्शन होते हैं उनका साइक्लिक इंटीग्रल नहीं होता है। जो पाथ फंक्शन होते हैं उनका साइक्लिक इंटीग्रल का रिजल्ट क्या आता है, नॉन जीरो। ठीक है, जो पाथ फंक्शन थे हमारे कौन कौन से थे, डी डब्ल्यू हमारा पाथ फंक्शन है, तो आपने देखा कि डब्ल्यू नेट हमारा जीरो नहीं आया है। इसी तरह क्यू हीट क्या है आपका पाथ फंक्शन है, वो भी आपका क्या है, नॉन जीरो आया है। ठीक है, तो इससे ये चीज पता चल रही है जो हमने पहली चीज बोला था वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो हमने पहले क्या बोला था, जो हमारा यही तो था, जो स्टेट फंक्शन है उसके अगर हम चेंज की बात करेंगे तो वो क्या आएगा, जीरो। जबकि जो हमारे पाथ फंक्शन है वर्क, वो क्या आएगा, नॉन जीरो। और हीट भी क्या आएगी आपकी, नॉन जीरो। तो सवाल में आपको पूछे कि फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस द विच वन ऑफ द इज करेक्ट, क्या कहते हैं, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो वर्क में जो आपका जो साइक्लिक इंटीग्रल करेंगे तो वो क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। हीट भी क्या आएगी, नॉन जीरो आएगी। तो आपने देखा इस कार्नोट इंजन के अंदर हमारी वर्क की वैल्यू आ रही है और हीट की भी वैल्यू आ रही है, लेकिन जितनी भी हमारी स्टेट फंक्शन है, एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी, उसमें जो चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। टेम्परेचर में भी आप चेंज लोगे ओवरऑल भी क्या आएगा, जीरो आएगा। आप T2 से शुरू हुए वापस T2 पर ही आ गए तो ओवरऑल टेम्परेचर में चेंज क्या है, जीरो। वॉल्यूम में चेंज क्या है, जीरो। प्रेशर में चेंज क्या है, जीरो। ठीक है, तो जितने भी स्टेट फंक्शन है उनके लिए अगर आप साइक्लिक इंटीग्रल करोगे तो वो जीरो आएगा, और पाथ फंक्शन है उसके लिए साइक्लिक इंटीग्रल क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे सवाल पूछा भी जा चुका है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ इंजन। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि आपने कितना इनपुट दिया और कितना आउटपुट आया। आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आपने कितनी पढ़ाई करी और क्या रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आपका आउटपुट है, इनपुट आपकी मेहनत है। तो जितनी मेहनत करोगे उतने का आउटपुट आएगा। तो आपने कितनी हीट दी और कितना वर्क हुआ, वही तो आपकी एफिशिएंसी कहलाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ इंजन की। तो एफिशिएंसी ऑफ इंजन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लीटर से। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, आपने कितना इनपुट दिया और कितना आउटपुट आया, उसी का रेशियो क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी कहलाएगी। तो आपने इनपुट कितना दिया था, Q2 अमाउंट ऑफ हीट दी थी, वर्क कितना हुआ था, W नेट, यही तो आपका आउटपुट आया कि आपने कितनी अमाउंट दी और कितना वर्क हुआ है, वही तो आपकी क्या कहलाएगी, एफिशिएंसी। तो माइनस W नेट क्या आया था आपका, R T2 माइनस T1 ln V2 बाय V1, और आपका Q2 क्या आया था, R T2 ln
V2 बाई V1। भाई Q2 अमाउंट यही तो था, Q2 जो आपका फर्स्ट प्रोसेस था आइसोथर्मल एक्सपांशन में, उस टाइम ही तो आपने Q2 अमाउंट ऑफ हीट दिया था, ठीक है, वही तो इनपुट था। तो क्या होगा आपका, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, T2 माइनस T1 अपॉन T2। ये क्या आ गई आपकी एफिशिएंसी आ गई, नीटा एफिशिएंसी क्या आ गई, T2 माइनस T1 अपॉन T2। T2 क्या था आपका, हाई टेम्परेचर था, T1 लोअर टेम्परेचर था, T2 ग्रेटर देन T1, ठीक है। अब आपने क्या बात करी कि इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है, जो वर्क हो रहा है वो कितना हो रहा है, जो टोटल वर्क कितना हो रहा है आपका, W नेट कितना वर्क हो रहा है आपका, Q नेट के बराबर हो रहा है कि आप जितनी हीट थी उतना ही तो वर्क हो रहा है। तो Q नेट आपकी क्या थी, Q2 माइनस Q1, यही तो था आपका भाई, ऐसे लिख दो Q2 माइनस Q1। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, टेम्परेचर तो आपका कांस्टेंट ही हो गया, जो टेम्परेचर में चेंज है ओवरऑल वो क्या है, कांस्टेंट है। तो जो आपका जितने आपने हीट दी होगी सिस्टम को, जितना आपने Q नेट हुआ है उतने तो W नेट हुआ है, और Q नेट क्या था आपका, Q2 माइनस Q1 था, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर जो W नेट है उसकी जगह क्या रख दूं, सिस्टम ने कितना W नेट वर्क कितना करा, जितना आपने Q नेट दिया उतना ही तो सिस्टम ने वर्क करा है भाई। सिस्टम ने आपने कितना हीट दी है, टोटल कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है। हम यहां पे क्या कह रहे हैं कि जो प्रोसेस में क्या हो रहा है आपका, ओवरऑल जो टेम्परेचर में चेंज है वो क्या है, ओवरऑल टेम्परेचर में चेंज बात कर रहे हैं, वो 0 है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कह रहे हैं, जब टेम्परेचर में ओवरऑल चेंज 0 है तो आपका जो अमाउंट ऑफ हीट, जो टोटल नेट आपने एब्जॉर्ब करा है, किसके बराबर आता है, माइनस W के बराबर आता है। यही तो हो रहा था फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, यही तो हो रहा था कि Q नेट किसके बराबर आ रहा है, माइनस W नेट के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कितनी, जो आपने टोटल हीट एब्जॉर्ब हुई है वो किसके बराबर है, वर्क डन बाय द सिस्टम के बराबर है। तो आपके कार्नोट साइकिल में क्या हो रहा है, जो आपकी Q नेट है, इतने अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम ने क्या करा, यूटिलाइज करा। Q नेट अमाउंट क्या है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट यूटिलाइज बाय द इंजन, और फिर उसने जो हीट एब्जॉर्ब करी है उसे वर्क कितना करा है, माइनस W नेट वर्क करा है। और Q नेट आपका क्या था, Q2 माइनस Q1। तो मैं कह सकता हूं कि माइनस W नेट मेरे किसके बराबर है, Q2 माइनस Q1 के बराबर। तो इसी इक्वेशन में मैं माइनस W नेट की जगह क्या रख सकता हूं, Q2 माइनस Q1, और अपॉन में Q2 तो है ही है। तो आपका एक और फॉर्मूला क्या आ गया, एफिशिएंसी ऑफ इंजन का, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2। ये क्या आ गया, आपकी एफिशिएंसी आ गई एक तरह से, ठीक है। तो आप एफिशिएंसी या तो इससे निकाल सकते हो या फिर इससे निकाल सकते हो, ठीक है। ये Q2 माइनस Q1 मैंने यहाँ पे क्यों रखा, वो समझ में आ गया, क्योंकि जो ओवरऑल वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है वो किसके बराबर है, Q नेट, जो सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब करी है टोटल, उसी के बराबर तो W नेट आएगा। और मेरी टोटल Q नेट क्या थी, Q2 माइनस Q1 था। तो ओवरऑल आपका जो क्या आ गया एफिशिएंसी, आप यहां से निकाल सकते हो या फिर यहां से निकाल सकते हो, ठीक है। अब दोनों के लिए अब एफिशिएंसी इक्वल टू क्या है, ये, और एफिशिएंसी इक्वल टू क्या है, ये। तो मैं दोनों को क्या कर सकता हूं, इक्वल रख सकता हूं। तो आपके पास एफिशिएंसी के क्या दो फॉर्मूले आ गए, एक तो क्या आया, हीटर इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2, और एक क्या आया, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2। अब दोनों के जो है वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड इक्वल हो गए। तो मैं लिख सकता हूं T2 माइनस T1 अपॉन T2 इक्वल टू Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 माइनस T1 अपॉन T2 और 1 माइनस Q1 अपॉन Q2, ये लिख सकता हूं। 1 से 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपका यहाँ पे, T1 अपॉन T2 इक्वल टू Q1 अपॉन Q2। अब वो क्या करेगा, आपको दो टेम्परेचर दे रखे होंगे, एक Q1 पूछ लेगा, ये दोनों हीट दे रखे होंगे, एक टेम्परेचर पूछ लेगा। तो आप यहां से भी निकाल सकते हो। फिर इसको कैसे लिख सकते हो, क्या हो जाएगा ये, हाँ, Q2 अपॉन T2 इक्वल टू Q1 अपॉन T1। Q2 यहां पे जाएगा, ठीक है, और T1 नीचे आएगा, तो क्या आ गया, ये आ गया आपका, ठीक है। इसको मैं यहां पे लिखूं तो क्या आएगा, Q2 अपॉन T2 माइनस Q1 अपॉन T1। जब ये यहां पर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया, 0। यहीं से तो आपका क्या आया था,
एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या थी, यही तो थी Q अपॉन T, हीट बाय टेम्परेचर की तो आप क्या कह रहे थे, एंट्रोपी। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला यहीं से डिराइव हुआ है, कार्नोट थ्योरम से। क्या कह रहे हैं, Q2 अपॉन T2 तो क्या था, पॉजिटिव एंट्रोपी थी, इतना तो उसने हीट एब्सॉर्ब करा था, और Q1 क्या था, इतना उसने हीट रिलीज करा था। इन दोनों का जो क्या होगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूले आपको यूज करने हैं कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी में, क्या करेगा, आपको एफिशिएंसी कैसे पूछ सकता है, आपको दो हीट के अमाउंट दे देगा, तो आपको एक टेम्परेचर दे रखा होगा, तो आप यहां से एक टेम्परेचर निकाल दोगे, फिर आपको दोनों टेम्परेचर मिल जाएंगे, तो आप यहां से एफिशिएंसी निकाल सकते हो। या फिर दोनों हीट दे रखी ऑलरेडी, तो आप ईटा यहां से निकाल सकते हो। ठीक है, आपको एफिशिएंसी नहीं पूछ के Q1 या Q2 में से कोई एक पूछ रहे हो, दोनों टेम्परेचर दे रखे हो। ठीक है, आप इसको और कैसे लिख सकते हो एफिशिएंसी को, T हॉट माइनस T कोल्ड अपॉन T हॉट। जो T2 टेम्परेचर है वो आपका क्या है, ग्रेटर देन T1 है, तो मैं T2 को क्या बोल सकता हूँ, T हॉट, और जो T1 जो लेस देन है वो क्या हो गया, T कोल्ड हो गया। तो आपको ये भी फॉर्मूला आप बोल सकते हैं इस फॉर्म में। तो कार्नोट इंजन पे सवाल पूछे जाते हैं, सिंपल पूछे जाते हैं। कार्नोट इंजन से सवाल स्टार्ट करें, इन्हें कार्नोट इंजन, इन्हें हीट इंजन। हीट इंजन और कार्नोट इंजन एक ही बात है। सोर्स ऑफ हीट मतलब क्या है, आपका Q2 है, सोर्स ऑफ हीट दे रखा है मतलब आपको Q2 दे रखा है। या ऐसे बोले कि सिस्टम एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम रिजर्वेयर, सिस्टम एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम रिजर्वेयर, रिजर्वेयर से इतना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वही हीट आपकी क्या होगी, Q2 होगी। सिस्टम रिलीज हीट टू द सिंक, सिंक को हीट रिलीज कर रहा है, मतलब वो Q1 आपके हीट रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो आपको सवाल की भाषा समझनी कैसे वो है। ठीक है, तो अभी तो आपको ये हो गया, फॉर्मूले क्या हो गए, अब इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करेंगे, आगे करेंगे। ठीक है, एक और फॉर्मूला है इसमें, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, COF, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये क्या होगा, 1 अपॉन नीटा, नीटा के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या आ जाएगा, T2 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 1 अपॉन नीटा, T2 अपॉन टीटा माइनस 1। नीटा का क्या करना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, तो ये क्या आ गया, आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आ गया। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, क्या आपका T2 ग्रेटर देन क्या है, T1 है, T2 ग्रेटर देन क्या है, आपका T1 है। आप T2 माइनस T1 करोगे तो वैल्यू आएगी, जो ऑब्वियस सी बात है T2 से कम ही आएगी। भाई आपका माना कि T2 500 केल्विन था, ये क्या है T2, और T1 आपका क्या है 300 केल्विन, तो आप क्या करोगे, 500 माइनस 300 करोगे अपॉन T2 क्या है आपका 500, तो क्या है आपका 200 अपॉन 500। तो ओवरऑल आप देखोगे जो नीटा एफिशिएंसी आपकी क्या आएगी, जब आप 2/5 करोगे तो लेस देन क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, ये पॉइंट में ही तो आएगा, ये पॉइंट क्या आएगा, 0.4 आएगा। तो आप जब भी देखोगे T2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो एफिशिएंसी आपकी क्या आएगी, ऑलवेज लेस देन 1। तो कार्नोट इंजन ने क्या बताया था कि फर्स्ट लॉ तो ये बोला था कि 100% एफिशिएंसी दे रहा है, लेकिन कार्नोट इंजन बता रहा है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बता रहा है कि जो आपकी एफिशिएंसी वो क्या है कि ऑलवेज लेस देन 1 आएगी। आप जितना अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हो उतना का उतना आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, जो हमने इस फॉर्मूले से प्रूव हो रहा है कि क्या है कि एफिशिएंसी ऑलवेज लेस देन 1 होती है। रियल लाइफ में नेचुरली जो भी होता है, जो भी हीट इंजन होता है, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ऑलवेज लेस देन 1 आती है। ठीक है, तो हम इसे प्रूव करेंगे। अब इसके ऊपर सवाल करेंगे तो वैसे वैसे आपको और क्लियर होता जाएगा। सवाल करने का मतलब क्या है, इस पे जो इसका एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे कि कैसे लेस देन 1 आ रही, कौन किस किस तरह से सवाल बन रहे हैं, तो वहां पे और समझ में आता जाएगा। ठीक है, थैंक यू।